हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ सभी स्टूडेंट के फेवरेट सब्जेक्ट की, ड्रीम सब्जेक्ट की। पढ़ने से पहले ये सब्जेक्ट सबको लगता है कि ये तो हलवा है, चॉकलेट भी हो सकता है। आंखें चमक उठती हैं और खुशी का तो गाइस पूछो ही मत, कोई ठिकाना ही नहीं रहता। इनकी खुशी भी फेल हो जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बायोलॉजी की। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर स्टूडेंट को लगता है मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। पेपर देने से पहले उनके दिमाग में कुछ ऐसा फिगर आता है, लेकिन जस्ट उसके बाद हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, पेपर देते हैं, रिजल्ट आता है, मिलता कुछ ऐसा है। इसके बाद क्या होता है? कुछ नहीं गाइस, इसके बाद खुद के ऊपर हंसने के अलावा कोई रास्ता बचता ही नहीं है। बस कर भाई, इतना भी नहीं हंसना चाहिए। तो गाइस, क्योंकि पेपर को कम टाइम बचा है, 300 प्लस स्कोर करना बायो में पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। हमें इन 3 पॉइंट को ध्यान में रख के रिवीजन करना होगा। पहला आता है कि चैप्टर का वेटेज, हर चैप्टर का वेटेज पता होना चाहिए कि इससे कितने क्वेश्चन बनने वाले हैं। एक राइट पैटर्न दिमाग पे होना चाहिए, स्ट्रेटजी ओवर स्टडी, ये पॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंस है, उसको आगे डिस्कस करेंगे। चलिए चालू करते हैं। अब यार, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को फॉलो करने के बाद पता ये चला कि हर साल डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता ही जा रहा। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल डार्विन की थ्योरी है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। मजाक कर रहा हूँ यार, पर अल्टीमेट रीज़न तो वही है ना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो बढ़ रहे हैं। रजिस्ट्रेशन बढ़ रहे हैं तो कंपटीशन भी बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। तो हमें उसके लिए रेडी होना पड़ेगा। अब पॉजिटिव बात यही रहती है कि गाइस के हर साल 69 to 80 क्वेश्चन के अराउंड एनसीईआरटी से आता ही है। और 65 तो ऐसा रहता है कि वो तो डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन्स ही होती हैं, डायरेक्ट लाइन्स। और 10 to 15 क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही होते हैं, लेकिन वो ट्रिकी होते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि एटलीस्ट 3-4 बार आपका एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए और बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करना है। तो गाइस, मैं बोलूँगा एमटीजी बुक लगा लो। एमटीजी की बुक लगा के जाना भाई, बहुत क्वेश्चन फंसेंगे। तो गाइस, जैसा कि अब पता ही है सबको कि 11th और 12th के कंपेयर में 11th का वेटेज कुछ ज़्यादा होता है, 12th का थोड़ा कम होता है, उतना भी कम नहीं होता। 11th का रीज़न ये क्योंकि उसमें एनिमल फीस जो रहती है। अब डिस्कस करते हैं जूलॉजी के ऐसे 4 टॉपिक्स जिनका अच्छे से रिवीजन करना ज़रूरी है, क्योंकि उनका ऑब्वियस है वेटेज ज़्यादा है। तो पहले नंबर पे अपन पहले लिख लेते हैं टॉपिक, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड वेटेज। तो पहले नंबर पे गाइस जो आएगा वो आएगा एनिमल एनिमल फिजियो। अब एनिमल फिजियो पूरी, और उसमें 18 क्वेश्चन गाइस हर साल आते हैं, 25% वेटेज। मैं इस एनिमल फिजियो के साथ जॉइंट कर रहा हूँ रिप्रोडक्शन चैप्टर, क्योंकि वो भी पार्ट तो एनिमल फिजियो का ही है ना। एनिमल किंगडम से 3-4 फंस जाते हैं। बायोमोलिक्यूल से 4 क्वेश्चन पक्के रहते हैं, जो कि बहुत से लोगों को पता नहीं होता गाइस, तो इसको हाईलाइट करना। और ह्यूमन हेल्थ और बायोटेक्नोलॉजी से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। अब यार, मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इसलिए मैं बॉटनी के कुछ मेजर टॉपिक्स बहुत फास्ट फॉरवर्ड में बता रहा हूँ। इतना भी नहीं है, इसको वीडियो पॉज कर लेना या स्लो वीडियो कर लेना, तो देख लेना उसको। प्लांट किंगडम में 7 to 9 क्वेश्चंस आते हैं, जो 14% के अराउंड वेटेज कवर करता है। फिर प्लांट फिजियो हो गया 6 to 9। और जेनेटिक्स बहुत, 12th का कोई चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो जेनेटिक्स है। 11 to 12 या इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन हर साल आते हैं गाइस। अब आता है इकोलॉजी, बहुत से लोग हल्के में लेके चले जाते हैं भाई गाइस, पर इकोलॉजी से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, 7 to 8 अराउंड वेटेज। अब यार, टीचर्स बोलते रहते हैं प्रीवियस ईयर बायो के जरूर लगा के जाना, पर उससे तो क्वेश्चंस आते ही नहीं हैं। खाली 4-5 आए का वो भी नहीं है। लेकिन हमें क्या है, एक बार पेपर लगा लेना ज़रूरी है, एक पैटर्न का आइडिया हो जाता है कि नेक्स्ट ईयर पेपर कैसे आने वाला है। लेकिन टीचर्स यही बोलते हैं कि जूलॉजी लेस पोर्शन कवर करता है। मैं बोलूँगा बहुत अच्छी बात है, इसके वजह से जूलॉजी मोर इफ़ेक्टिव हो जाता है। अब ये कैसे? ये इसलिए क्योंकि आउट ऑफ 90 अगर 40 क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो वो तो खाली जूलॉजी के 14 to 16 चैप्टर से ही आ रहे हैं ना, तो हमारा स्कोरिंग का रेट जूलॉजी बहुत तेज़ बढ़ा देता है। तो इसको अच्छे से रिवाइज़ करना ज़रूरी है गाइस। अब गाइस, आप लोगों ने कभी इमेजिन किया कि इतनी भीड़ में से कुछ लोग ही क्यों हाईलाइट होते हैं? जस्ट लाइक इमेजिन आपके क्लास में 100 बच्चे हैं, तो देखा जाए उसमें 95+% स्कोर करने वाले तो 2-3 बच्चे होंगे ना, जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट है वो तो नॉर्मल स्कोरर ही हैं। तो उन लोग आके अपने माइंड में ऐसा क्या करते हैं? अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट, में टॉपर नहीं बोलूँगा, जो भी अच्छा पढ़ता है वो ऐसा क्या करता है, क्या फॉलो करता है कि वो सबसे हाईलाइटेड होता है? तो गाइज़, वो एक पैटर्न फॉलो करता है बेसिकली। जस्ट लाइक इमेजिन आपके सामने कई सारी लाइन खींची हुई हैं, टेढ़ी मेढ़ी यहाँ वहाँ, आप एक हाईलाइटर लेते हो, कोई भी एक लाइन पकड़ते हो, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड उसको हाईलाइट कर लेते हो। अब होगा क्या कि आप उस पूरी पर्टिकुलर लाइन में कोई भी पॉइंट पकड़ोगे तो आपके पास कैपेबिलिटी है कि आप फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड पहुंच सकते हो, है ना। आप कोई भी उस पूरे लाइन में आप कहीं भी टच कर दोगे, या तो आप एंड में जा सकते हो, स्टार्टिंग में जा सकते हो। इसका मतलब एक पूरा कनेक्शन बन चुका है
कनेक्शन बना के आपने लाइन खींची है। तो ऐसे पढ़ना भी है गाइस कि हमें एक पॉइंट याद है तो एक पॉइंट याद आए तो पूरी एक लाइन बन जाए, पूरा उससे रिलेटेड पूरे कॉन्सेप्ट याद आ जाए। तो वही मैं वैसे ही एक सिमिलर पैटर्न मैं आप लोग से शेयर करना चाहूँगा गाइस, अच्छा लगे तो बताना। तो गाइस मैं बोलता हूँ सबसे पहले आप एनिमल किंगडम पढ़ो। एनिमल किंगडम पढ़ोगे तो आपको पूरा इवोल्यूशन पढ़ने को मिल जाएगा कि कहाँ से सेल प्रोटोजोआ से लेके कॉर्डियस सेमी कॉर्डियस पूरा आगे तक पढ़ते जाओगे। कौन सी सेल कहाँ इवॉल्व हुई, कौन सा मसल कहाँ इवॉल्व हुआ, कौन सी बोन्स कहाँ इवॉल्व हुई। ये सब पढ़ने के बाद जब आपका बहुत अच्छा माइंडसेट बन जाएगा तो आप डायरेक्ट एनिमल फिजियो में जंप कर लो। एनिमल फिजियो में जंप करने के बाद स्केलेटन सबसे पहला चैप्टर पढ़ना, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। वहाँ होगा कि आपने पूरा स्केलेटन पढ़ लिया, एक बोन्स पढ़ ली, उसके साथ लगातार जॉइंट्स पढ़ लिए। तो उसके बाद क्या होगा, इस कॉन्सेप्ट को गाइस जैसे समझना कि कोई घर बन रहा है नया, उससे रिलेट करना है। ठीक है, आपने पिलर बनते बेस बना लिया, पिलर बना लिया, मतलब स्केलेटन से उसको रिलेट कर दिया मैंने, है ना, समझ रहे हो ना। पूरे घर के बेस और पिलर्स को मैंने स्केलेटन से रिलेट कर दिया। अब मैं कई सारे ईंटें लाऊंगा, वो हर एक ईंटा जो है टिश्यू होगा, तो मैं टिश्यू भी पढ़ लूँगा उसके लगातार। अब खूब सारे मैं ईंटें जोड़ते जाऊँगा तो एक बॉल खड़ी हो जाएगी, मसल्स बन गई, समझ रहे हो, रिलेट करो गाइस। टिश्यूज़ जुड़े, ईंटें जुड़े, कई सारे ईंटें जुड़े, दीवार खड़ी हो गई, दीवार खड़ी हो गई तो पूरा एक मस्कुलर सिस्टम बन गया। तो मस्कुलर सिस्टम यहाँ कवर कर लो, स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम तुम्हारा पूरा डिटेल में यहाँ टिश्यू के साथ खत्म हो जाएगा। ये तुम्हारा एक पैटर्न यहाँ पे खत्म होता है। अब लाइक तो गाइस यहाँ पे मस्कुलर सिस्टम हो गया, आपका स्केलेटन सिस्टम हो गया। इसको घर से रिलेट करो तो आपने पिलर खड़ा कर दिया, आपने बेस खड़ा कर दिया, उसके ऊपर आपने ईंटें लगा के दीवार भी खड़ी कर दी, समझ रहे हो। ईंटें टिश्यूज हो गए, पूरी दीवार खड़ी, मस्कुलर सिस्टम हो गया। अब बारी है उधर वायर कनेक्शन की, पाइप कनेक्शन की। तो ये चीज़ कौन देगा गाइस, कौन देता है, बताओ बताओ। जी हाँ गाइस, सही सोच रहे हो, सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलेशन इसके बाद पढ़ो। तो एक देख रहे हो गाइस, इसको समझो, एक कनेक्शन बन रहा है, एक पूरा कनेक्शन बन रहा है, राइट फ्रॉम एनिमल किंगडम टू लाइक एनिमल किंगडम से लेके कहाँ तक अभी तक अपन ने पढ़ा, सर्कुलेशन तक। तो एक पूरा कनेक्शन बनाना, इवॉल्व हुआ सेल, है ना, बोन्स आई, फिर उसके बाद अपन ने स्केलेटन पढ़ा, स्केलेटन पढ़ने के बाद आपने टिश्यूज़ पढ़े, मसल्स पढ़े, तो पूरा एक कनेक्शन बन गया यहाँ पे। इसके बाद अपन सर्कुलेशन पढ़ रहे हैं। सर्कुलेशन, अब अल्टीमेटली ये सबको कंट्रोल करने वाला है कौन, ये सबको कंट्रोल करने वाला तो ह्यूमन माइंड है ना। तो ह्यूमन माइंड, इधर न्यूरल कोऑर्डिनेशन पढ़ लो, न्यूरल कोऑर्डिनेशन मतलब हार्मोन्स पूरे पढ़ने हैं, तो इसके बाद पूरे हार्मोन्स पढ़ लो। देख रहे होगा इसे पूरा कनेक्शन बन रहा है, समझ रहे हो। अब सर्कुलेशन और हार्मोन्स पढ़ने के बाद क्या मैं 12th का चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड कोऑर्डिनेशन छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ सकता ना गाइस, क्योंकि वो पूरा तो सर्कुलेशन और हार्मोन्स के बेस पे वो पूरा चैप्टर कवर है। अगर मैं छोड़ देता हूँ फिर आगे चल के फिर मेरे को पूरा वापस से पढ़ना पड़ेगा, जब मैं उस चीज़ को रिलेट कर पाऊंगा। अगर सर्कुलेशन पढ़ रहे हो तुम तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पढ़ना तो ज़रूरी है ना, समझ रहे हो। तो इन सब को पढ़ने के बाद ये मेन हो गया, फिर जो आपके बचे डाइजेशन, ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन, ये सब पढ़ लो तो पूरा एक कनेक्शन बन जाता है गाइस। तो इसको समझो, कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है गाइस, बहुत ज़रूरी है। तो अब आपको कोई भी पॉइंट भूलेगा तो आप फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड रिलेट कर पाओगे, समझ रहे हो। लाइक जो मैंने लास्ट में बताया कि डाइजेशन, ब्रीदिंग, रिस्पायरेशन, ये तीनों चीज़ें, तो ये तो लास्ट के सिस्टम्स है ना बॉडी के अंदर के, लेकिन आपने पूरे बॉडी की डिटेल पढ़ ली, अभी सिस्टम्स अलग अलग पढ़ लो। तो अब होगा क्या, एक पॉइंट भूलोगे तो पूरा कनेक्शन बन जाएगा। होपफुली गाइस समझ में आएगा। ऐसा पैटर्न आप बना सकते हो, बार बार कैसा ही बना सकते हो, है ना, जो भी आपको अच्छा लगे। ये पर्सनली मेरा था, जो जैसे मैं पसंद करता हूँ पढ़ना। अब यार बॉटनी में मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि 11th के चैप्टर्स कवर करते हुए 12th की तरफ जाना तो एक ज़्यादा अच्छा कोर बनेगा और तुम पॉइंट्स ज़्यादा लंबे समय तक याद रख पाओगे। अब गाइस बात आती है बोनस ट्रिक की। बोनस ट्रिक ऐसे गाइस कि मैं यहाँ 4-5 चैप्टर्स तुमको बता रहा हूँ, इकोलॉजी, जेनेटिक्स, डाइजेशन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन या टिश्यू बोल लो, और न्यूरल कोऑर्डिनेशन। गाइस ये 4-5 चैप्टर्स ऐसे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, जितने भी टफ क्वेश्चंस या आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस बने जो लोग बोलते हैं वो मेन इन्हीं चैप्टर से बनते हैं। इन चैप्टर पे फोकस रहना, अच्छे से लगा के जाना गाइस। अब बात आती है कैलकुलेशन टाइम की। कैलकुलेशन ऐसा कि 75 to 80 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। मैं समझ के चल रहा हूँ तुम 70 अगर करेक्ट करते हो आउट ऑफ 90 सॉरी, तुम्हारे 280 बनते हैं। अब गाइस मैं बोल रहा हूँ एमटीजी जरूर लगा के जाना। एमटीजी से तुमको 10 से 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर तुम वो सही करते हो तो 40 मिनिमम मैं यहाँ ऐड करता हूँ, तो तुम्हारे 300 प्लस तो पक्का है गाइस। तो कम ऑन, जो एक बार वीडियो और देखो और फॉलो करो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।